नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में आज खास मेहमान आए हैं। आपका नाम है डॉक्टर रामपाल सिंह गौर। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब सभी दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि आखिर एक स्टूडियो में दो गौर कैसे। तो आज आपको बता दें कि सीतापुर वो जनपद है जिसके लिए ये कहा जाता है कि यहाँ आधे में गौर और आधे में और। गौर यानी हम क्षत्रिय समाज के जो गौर क्षत्रिय समाज से आते हैं उनकी चर्चा करने के लिए ये दो गौर बैठे हुए हैं। डॉक्टर रामपाल सिंह गौर जी ने एक गौरों की वंशावली पुस्तक लिखी है और वो पुस्तक हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भी मौजूद है। और इस पुस्तक में गौरों को लेकर के जो सीतापुर में कब से उनकी उत्पत्ति हुई, कब से आए, पूरा विवरण दिया हुआ है। कितने ऐसे गांव हैं सीतापुर में गौरों के और कहां कहां तालुकेदारी हुआ करती थी। बहुत सारी जानकारियां आपने इकट्ठा करके दी हैं। सबसे खास बात यह है इस पुस्तक में कि उनके बारे में यानी उनके नाम भी हैं, कहाँ से शुरू हुआ और कौन कौन उनके वंशज में रहा और उसका पूरा विवरण दिया हुआ है। आज इसी पर हम बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित किए हैं। चूँकि ये पुस्तक कुछ दिनों पहले हमारे पास आई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें है, इसलिए ये जानने का ज़रूरत समझी गई है कि आखिर गौरों को लेकर तमाम लोग जानना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल ये है कि गौरों को लेकर सीतापुर पूरे प्रदेश में फेमस है कि यहाँ आधे में गौर आधे में और। ऐसे में आपने गौर वंश की एक पुस्तक लिखी है, क्या कुछ इसमें खास है? पुस्तक का सबसे बड़ा तो जो विवरणीय प्रश्न है, ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जी। और जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मैंने इस पुस्तक को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है, उसका मूल ध्येय अपने वंश परंपरा को जानना आवश्यक है। वास्तव में गौर वंशीय क्षत्रिय रामचंद्र जी के भाई भरत जी के पुत्र पुष्कल और तच्छ के वंशज हैं। यथार्थता पुष्कल ने पुष्कावती नामक नगर बसाया जो कालांतर में पेशावर कहलाया और तच्छ ने तक्षशिला की स्थापना की। रामचंद्र जी ने अपने बंटवारे में इसका विवरण दे करके अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया। किसी को पश्चिमी बंगाल के पास कामरूप और ये सब क्षेत्र दे दिए, किसी को मगध क्षेत्र दे दिया, किसी को मथुरा दे दिया, लेकिन भरत जी को जो है गांधार प्रदेश दिया था। वास्तविक रूप से देखा जाए तो हमारे इस जनपद सीतापुर में जी गौरों का आगमन 1558 ईस्वी में अकबर के शासन काल। हम लोग अर्थात हमारे पूर्वज राजा चंद्रसेन कानपुर में नारकंजरी से जी हरदोई होते हुए खैराबाद आए। खैराबाद के निकटवर्ती क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधिकार में लिया। इसके बाद वो एलिया में जा कर के अपने राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। इसके बाद वो हेमपुर चले गए और वास्तव में एलिया और हेमपुर यही हमारे मूल रूप से राजा चंद्रसेन जी के शासनकाल में रहे। इसके बाद उनके 4 पुत्र हुए, अजीतमल, नागमल। जी, आगे हम बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि गौर वंशज की जो उत्पत्ति हुई सीतापुर में वो एलिया और हेमपुर से शुरू हुई, इसीलिए ये बड़ी चौखट गौरों की कही जाती है, हेमपुर और एलिया इसीलिए कही जाती जी। फिर आप बता रहे थे अजीतमल सबसे पहले सीतापुर आए। नहीं, और राजा चंद्रसेन आए। अजीतमल अच्छा। उनके अजीतमल, नागमल, खड़गसेन और उधवमल, ये 4 भाई, 4 पुत्र थे
राजा चंद्रसेन के। चंद्रसेन जी सबसे पहले सीतापुर आए चंद्रसेन और यहीं से गौर वंश की शुरुआत हुई। जी जी, उनके 4 पुत्र हुए। जी। फिर वो 4 पुत्र कहाँ कहाँ गए और कैसे क्या हुआ? वो चारों पुत्र जो है उनके, जैसे अजीत मल का उदाहरण मैं दूँ जी तो उनके 8 पुत्र थे। जी ऐसे ही नागमल के भी 8 पुत्र थे। जी उधमल और खड़गसेन, जी इनके पुत्रों का विवरण जो है किसी के 4 थे, किसी के 2 थे। जी तो इनकी छोटी छोटी रियासतें थी। जी अजीत बल का चूँकि सबसे बड़े थे, जी लेकिन राजा जो है वो नागमल हुए। कारण ये था कि अजीत बल ने अपने पिता की इच्छा के विपरीत जी यहाँ पर जो नंदवंशी, नंदवानी जिन्हें कहते हैं, जी। नंदवानी क्षत्रियों का ये पूरा क्षेत्र था, अच्छा। उसको उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया राजा चंद्रसेन ने। जी तो नंदवानी क्षत्रिय कुल की किसी पुत्री से उन्होंने अपना विवाह किया, तो राजा चंद्रसेन नाराज होकर के उनको राजा न बना करके नागमल जी को राजा बनाया। और नागमल जी जब राजा हुए तो राजा चंद्रसेन थोड़ा सा नाराज होकर के विलग हो गया, लेकिन उनके पुत्रों में जो राज्य मिला था जोत सिंह को, वो रोजहा मिला। रोजहा मिला। रोजहा में लगभग 17वीं शताब्दी में, जी डेट में तो सन में मैं बता सकता हूँ, डेट में कन्फर्म नहीं हूँ, लगभग 1660 ईस्वी में उनको राजा की उपाधि दी गई अवध के नवाबों द्वारा। जी। राजा तेज सिंह ने सबसे पहले कटेसर की स्थापना की, और कटेसर हमारी मूल रूप से पहली तालुकेदारी है। कटेसर के बाद बरगामा, पुआया, जी अकबरपुर, जी रिहार, जी सहरोई, ये सब तालुकेदारियाँ बची। जी। हम आगे बढ़ें, जरा सा बताना चाहेंगे कि अजीत मल के जो वंशजों के निवास स्थल थे उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। इनमें हेमपुर, रोजहा, धन्नाग, रामनगर, खटगरी, एलिया, बेलगवा, एलगवा, केशवपुर, सेलूमऊ, हथिया, मल्लापुर, रमुआपुर, हलुआपुर, सहरोई, देवगवा, गुड़वा, रौना, रिहार, अकबरपुर जिसे नेमूपुर भी कहते हैं, तरीनपुर, कोरैया, पेरई रायपुर, नरहरपुर, पिछौरा, खमौरा, गुरधपा, झरिया, मुमताजपुर, गढ़ी, निगोहा, पारा, पीतपुर, बछरता, बसेती, मदनापुर, टिकरा, खमरिया, सरेली, कल्लापुर, राही, नरसोहिया जो नरसोहा कहा जाता है, और हरिहरपुर, पसनैका, टीकरी, गोड़वा, टिकरा कला, बीसूपुर, नेरी, दहलिया, परेवा, नौवा महमूदपुर आदि ये अजीत मल के वंशजों के निवास स्थान थे। हम चर्चा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि चंद्रसेन से सीतापुर में गौर वंश की शुरुआत होती है। उनके 4 पुत्र हैं, अजीतमल, नागमल और खड़गसेन और उधवराम, ये 4 पुत्र होते हैं। तो इनमें से हमने अजीतमल के वंशजों के निवास स्थल बताए। अब जरा जान लेते हैं नागमल के वंशजों के निवास स्थल। इनमें कटेसर, नवीनगर, पुआया, बरगावा, कोटरा, कचूरा, कचूरी, रेखरा, रमखेड़ा जिसे कहते हैं, पिसावा, रतौसिया, छैलिया, नेवादा, भटपुरवा, पाताबोच, नरसिंहौली, कटियारा, खपूरा, बिलरिया कला, बिलरिया खुर्द, परसेंडी, समैसा, गुरहा, ढोलही कला, बेनियापुर, सुल्तानपुर, चड़रा, गहरिया, फरिया, ददौरा, मनिकापुर, छतौना, भानपुर, बरेती, नौनेर, बसेती, बरेती, नौनेर, अमदापुर, मुद्राशन, कोरैया जो निकट कटेसर के हैं, नटौरा, मदनापुर, सोही, बनवारा, अल्लीपुर, बिबियापुर, बेलहरा, सिंहपुर, सरौरा और कटियारा आदि ये गांव जो हैं नागमल के वंशज के निवास स्थल हैं। और इसके अलावा खड़गसेन के वंशजों के निवास
स्थलों के बारे में भी आप जान लीजिए। इनमें ढोलई खुर्द, इमलिया, सुल्तानपुर, सराय, रामपुर, सोहई, समवार, सुजावुलपुर जिसे सुजौलापुर कहते हैं, ये आदि गांव हैं। इसके अलावा उद्धव राम के वंशजों के जो निवास स्थल थे उनमें चांदूपुर, तिंदवार, हनौरा, भुरकहा, सिरकहा, ये आदि ऐसे गांव हैं जहां पर उद्धव राम के वंशजों के निवास स्थल हैं। तो इस तरीके से ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि गौर वंशज की जहां से शुरुआत हुई और जो चंद्रसेन आए उनके 4 पुत्रों को जो अलग अलग जहां बसे जाकर के गांव में, वो ये विवरण है। जी अब आगे बताइए। गौर वंश का प्रारंभ भावनगर से हुआ। इसके बाद कुछ हमारे पूर्वज राजस्थान गए, राजस्थान से पुनः पश्चिम बंगाल, पहले बंगाल था, बंगाल आए और लखनऊती समझ लीजिए बंगाल में आकर के उन्होंने मालदा में अपने राज्य की स्थापना की। जी मालदा 11 मील के क्षेत्र में फैला हुआ नगर था। 1203-4 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सिपह सालार था, उसने आक्रमण किया, उसे लूटा, उसको नष्ट किया। इसके बाद शेर शाह सूरी ने 1537 में पुनः आक्रमण किया, फिर उसे लूटा खसोटा। 1575 में अकबर ने आक्रमण करके उसे लूटा। तो गौड़ों की जब संस्कृति समाप्त हो गई तो गोपी चंद जी के पश्चात सीताराम जी यहाँ से राजस्थान चले गए और राजस्थान से ही हम लोगों का पूरा उत्तर प्रदेश में माइग्रेशन हुआ। और सबसे पहले नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में जब कन्नौज साम्राज्य था तो उस समय 2 गौड़ सगे भाई उनके यहाँ सामंत हुए। उनको उन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह बड़े भाई से कर दिया और नार और कंजरी ये दोनों गांव उन्हें उपहार स्वरूप या दहेज में समझ लीजिए दिया। ऐसी स्थिति में जब परिवार बढ़ते गए तो स्वाभाविक था कि अपने राज्यों की स्थापना के लिए नए स्थानों की खोज करना था। इसी संबंध में नार के जरिए से चंद्रसेन अपने छोटे भाई के साथ इधर सीतापुर में आए और उनके छोटे भाई हरदोई में रह गए। चंद्रसेन जी ने अपने राज्य का विस्तार इस जनपद में किया। आज हम बड़े गर्व से कह सकते कि हमारे लगभग 164 गांव हैं। हालांकि हम मेरी इस पुस्तक में केवल 111 गांव लिपिबद्ध हैं, 164 गांव हैं। 164 गांव सीतापुर जनपद में गौरव के हैं। जी ऐसा हमारे पूर्वजों ने या जिन जिन गांव में जा कर के मैंने व्यक्तिगत रूप से जो लोग मिले हैं उनसे संपर्क किया है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो मुझे सूची मिली उसमें इन 111 गांव हैं, उन गांवों को हमने इसमें लिपिबद्ध कर दिया है। बिल्कुल। आजकल जितने भी ये गांव सभी स्थापित हैं और हमारी तालुकेदारी तो अब रही नहीं, लेकिन फिर भी जो अभी आपने कहा था कि आधे में गौर और आधे में सब और, तो हम लोगों के जो भी संबंध शाहजहाँपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बरेली आदि में हैं, तो वहाँ जब हम लोग जाते हैं तो कहते भैया आप लोगों के बराबर तो हम हैं ही नहीं, क्योंकि ये बड़ी प्रचलित कहावत आज से नहीं सदियों से चली आ रही, आधे में गौर और आधे में सब और। जी बिल्कुल। तो देखिए ये कहावत बहुत सदियों से चली आ रही है और आए भी क्यों ना कि एक जनपद में 164 गांव अगर एक वंश गौर वंश के हों तो अपने आप में साबित होता है कि उनकी संख्या बल कितनी रही होगी। तो जरा और आपको बता दें कि अजीत मल के बारे में हमने जिक्र किया था।
अजीत मल के पुत्र गणों को जानिए और उनकी जागीरें जहाँ जहाँ थीं उसको भी जान लीजिए। अजीत मल के पुत्र बहादुर सिंह, जिनकी जागीर धनौरा में हुआ करती थी, और जोत सिंह ये इनके पुत्र थे। इनकी जागीर नूर, देव सिंह की जागीर नेरी, गोविंद राय की जागीर गुड़वा, खेमकरण शाह की जागीर हेमपुर, और रुद्रसेन की जागीर हथिया, सुखराय की जागीर मुमताजपुर, हरकरण देव जो थे उनकी जागीर टिकरी और बिलगवा और पीतपुर इनमें थी। इसके साथ ही अब ये भी जान लीजिए कि खेमकरण शाह के पुत्र और उनकी जागीरों को भी बरियारपुर, जो बरियार सिंह थे खेमकरण शाह के पुत्र, इनकी जागीर हेमपुर हुआ करती थी। परशुराम सिंह, इनकी जागीर रामनगर खटकरी में, कपूर सेन की जागीर पारा में, मुकुंद राय की जागीर नेमू अकबरपुर हुआ करती थी, और रसकरण राय की जागीर रिहार हुआ करती थी। और राजा नागमल की वंशावली के बारे में अब आप जान लीजिए कि मानिकचंद और दीपचंद्र, मानिकचंद जो थे और दीपचंद्र निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। ये हरदौल शाह के वंशजों ने पिसावा, बरगावा, वजीरनगर व पुआवा में अपनी रियासतें बनाई। ये जानकारी आपने अपनी पुस्तक में दे रखी हुई है। ये पुस्तक हम आपको बता रहे हैं कि लगातार, दरअसल ये पुस्तक डॉक्टर रामपाल सिंह गौर उन्होंने इसको लिखा हुआ है, और इसमें गौर वंशज पर ये पुस्तक है आधारित। उसका पूरा विवरण, एक एक गांव, उनकी जागीरें, और कब यहाँ पर आए गौर वंश के लोग, और उनके कितने बेटे थे, फिर अलग अलग कैसे बांटते गए, पूरी जैसे कहते हैं ना वंशावली, वो इसमें मौजूद है। इसी तरीके से नागमल के जो पुत्रगण आपको मैंने बताया, मानिकचंद के पुत्र भानशाह थे, वह भानशाह के 7 पुत्र थे। इन 7 पुत्रों ने अपनी जागीरें अलग अलग बनाई, पृथक पृथक बनाई। इनमें संग्राम शाह, ये सुरखा में जागीर थी इनकी, घाटम देव ये पनेौरा, और जामित देव ये नेवड़ा, और काशीराम दिबियापुर, और तुला चंद्र ददौरा, छविमल भुरकहा, मुकुंद शाह बेलहरा, ये इनकी जागीरें थीं। इसी तरीके से आगे चल कर के भी हम जानकारी देते रहेंगे। कि जो मैं सब कुछ कह रहा हूँ ये सब कुछ सही है ना? बिल्कुल सही है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है जी। तो ये पुस्तक का आपने संकलन कहाँ से किया? इतनी सारी डिटेल, इतना सब कुछ लिखने में कितना समय लगा और कैसे आपने सब इकट्ठा किया? मैंने 1905 का गजेटियर सीतापुर का पढ़ा, 1964 का गजेटियर पढ़ा, 1971 का खीरी जनपद का गजेटियर पढ़ा। इसके अतिरिक्त ठाकुर लाल बहादुर सिंह बरगावा ने 1934 में एक पुस्तक गौर वंश में छोटी सी लिखी थी, वो उर्दू में थी। वो पुस्तक मेरे एक मित्र के पास थी, वो कन्वर्टेड हिंदी में, हाँ वो अपना धर्म बदल करके उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन वो वास्तव में गौर वंश के ही वंशजों में से थे। कई जगह कई स्थानों पर धार्मिक परिवर्तन हुए, और अधिकांश यह परिवर्तन जो है वो 1753 से 1774 ईस्वी के बीच में हुए हैं जी। जिस समय यहाँ पर अवध में नवाबों का शासन था, उसी समय एक और स्टेट हमारी परिवर्तित हो गई, जो प्राचीन नेमू थी जी, जिसको अब अकबर कहा जाता है। यहाँ के शासक महाबली थे, उनके भाई रिहार में अपनी स्टेट बनाई थी। महाबली सिंह के पुत्रों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जी। और तब से नेमू से उसका नाम बदल करके अकबरपुर हो गया। नेमू छोटा सा गांव अब भी अकबरपुर के पास है। अकबरपुर स्टेट बना ली और वो सब इस्लाम धर्म अंगीकार किए हुए हैं।
अभी तक तो ये भी है, जैसे हमारे पड़ोस में, हमारे गांव के पड़ोस में गांव पड़ता है बसेती। जी बसेती में गौर वंश के क्षत्रिय भी है, गौर वंश के पठान भी हैं, और वो आपस में सब एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। अब इधर करीब 30 वर्षों से तो मैं नहीं बता सकता, इससे पहले तक उनके यहाँ जो है वो ये परंपरा थी कि वो सावन के महीने में शंकर जी के स्थान पर भी जाया करते थे। जी। अच्छा। दूसरे पुस्तक के बारे में थोड़ा सा और आपसे आग्रह करेंगे, थोड़ा सा और प्रकाश डाल दें। जी 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 बिल्कुल। पुस्तक के अंतर्गत जनपद सीतापुर का नामकरण, इसकी स्थापना, यहाँ का भूपृष्ठीय विवरण, यहाँ का पौराणिक स्थल, उनका उद्गम, ऐतिहासिक स्थल, इन सब के नाम, कब इनका उद्गम हुआ, कैसे ये बसे, इन सब का विवरण भी लगभग 27-28 पेज में दिया हुआ है पुस्तक के अंतर्गत। कहने का मतलब है सीतापुर के परिचय के बारे में अगर आपको जानकारी रखनी है, जुटानी है, बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो अपने जनपद के बारे में आप जुटाना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए, गौर वंश नाम की ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस पुस्तक को डॉक्टर रामपाल सिंह गौर ने लिखा है। कई साल इसको लिखने में लगा, इसको संकलित करने में लिखा, और बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी जानकारियाँ पिरोई हैं इसमें। निसंदेह ये पुस्तक लोगों की जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कही जाएगी। आगे हम जानकारी चाहेंगे आपसे कि जो ये पुस्तक आपकी है, जो गौर वंश को लेकर के आपने इस पर प्रकाश डाला है, तो इसमें और क्या कुछ खास है? सबसे खास बात तो ये है, इसे खास नहीं कहना चाहिए बल्कि आम बात ही है कि हमने जो है जिन जिन गांव का उल्लेख है, जहाँ जहाँ हमारी जमींदारियाँ थी, जागीरें थी, जैसे सहरोई है जी। जागीर थी, स्टेट नहीं थी, तालुकेदारी थी छोटी सी, बरगावा, कटेसर और पुआया, ये हमारी स्टेट है। और इन राज्यों में जितने भी हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया। उदाहरण के तौर पे हमारे बरगावा में तालुकेदार अर्जुन सिंह के 4 पुत्रियां थी, उनकी 2 पुत्रियां महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह नेपाल नरेश को ब्याही गई। हमारे संबंध, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं, इसलिए क्षत्रियों के संबंध क्षत्रिय कुल में होते हैं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन सदियों तक रहा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि नेपाल नरेश जो है वो सीतापुर के बरगावा में ब्याहे थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, वो भी गौर वंश में। ये बहुत सारे कम लोग जानते होंगे, और इस पुस्तक में आपने उसका जिक्र किया हुआ है कि नेपाल के नरेश की शादी बरगावा में ही हुई थी, और 2 बहनें सगी थीं, उनके साथ शादी हुई थी। इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है, कभी इस पर भी प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो और इस पुस्तक में क्या क्या है? सबसे और ख़ास बात यह है कि मालदा में जब हमारे पूर्वज राज्य स्थापित कर चुके थे, उन्होंने मुर्शिदाबाद में यशोश्वरी मंदिर से, काली देवी का मंदिर कहा जाता है, वो प्रथम गुप्त ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। अभी पिछले वर्ष ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ढाका गए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और उस मंदिर को एक स्वर्ण मुकुट भेंट किया था। हमारी प्राचीनता, हमारा इतिहास, मैं अपने शब्दों में तो नहीं कह सकता कि बहुत वैभवशाली है,
लेकिन किसी भी क्षत्रिय कुल से कम या कमतर नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए ये जो अपने वंश का जो एक वैभव है उसका बखान कर रहे हैं कि कहाँ तक ये फैला हुआ है। अब आपको बता दें इसी पुस्तक में वंश का जो पूरी वंशावली है वो बहुत ही सलीके से दी गई हुई है। आसानी से समझा जा सकता है कि कौन यहाँ का तालुकेदार था, फिर उसके वंश में कौन कौन रहा, उनके बाकायदा नाम दिए हुए हैं। इतनी विस्तृत जानकारियाँ इस पुस्तक में आपको मौजूद होंगी। अब अलग अलग गांव, जो गांव का महत्व बताया आपको, जो गांव की संख्या बताई, जहां पर गौर वंश के लोग रहते थे, उसको किसने बसाया, कौन सबसे पहले आया, और उस बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी हुई है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बता दूं, हेमपुर गांव, जो हेमपुर कहा जाता है गौर वंश की सबसे बड़ी चौखट, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके बारे में आपको पता है या मैं बोलूँ? आप बोलिए। जी, तो चलिए, पुस्तक में लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो हेमपुर के बारे में, जो सीतापुर जिला मुख्यालय से जब आप शाहजहांपुर की तरफ जाएंगे तो नेशनल हाईवे के किनारे हेमपुर जो रेलवे क्रॉसिंग है, हेमपुर रेलवे स्टेशन है, सीतापुर जिला मुख्यालय से महज 12 से 13 किलोमीटर दूर ये स्थित है। और यहाँ पर आपको बताते हैं कि राजा चंद्रसेन ने जिन 108 गांवों को जीतकर अपनी रियासत बनाई, उनमें हेमपुर प्रमुख था। 1576 ईस्वी में जब चंद्रसेन के पुत्रों में बंटवारा हुआ, तब हेमपुर जागीर अजीत मल को मिली। समझ लीजिए, वहाँ के लोग भी नहीं जानते होंगे, जो रह रहे हैं आज, वो जानकारियाँ इस पुस्तक में हैं। अजीत मल हेमपुर और एलिया दोनों की व्यवस्था को संभालते रहे। जो हमने आपको बताई थी कि दो बड़ी चौखट मानी जाती हैं, हेमपुर और एलिया, दोनों को जो है अजीत मल, ये यहाँ की व्यवस्थाओं को संभालते रहे। अजीत मल ने अपने पुत्र खेमकरण शाह को हेमपुर का स्वामित्व दे दिया। एक पुत्र यानी खेमकरण को हेमपुर का स्वामित्व दे दिया। खेमकरण शाह ने जागीर का अच्छा प्रबंध किया। खेमकरण शाह के पश्चात उनके पुत्र बरियार सिंह इस जागीर के स्वामी हुए। 18वीं शताब्दी में इसे नागमली हिम्मत सिंह ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। यहाँ पर हिम्मत सिंह ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया 18वीं शताब्दी में। इस प्रकार हेमपुर में संयुक्त रूप से अजीतमल और नागमली दोनों के ही वंशजों का प्रभुत्व रहा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी तरीके से कई गांवों का आपने जिक्र किया हुआ है और वो सारी चीजें इसमें हैं, विवरण के साथ है पूरी। जी, तो और ऐसे गांवों का आपने जिक्र किया। और आज अगर बात करें तो ये जो जानकारियां हैं ये लगभग मोटा माटी 18वीं शताब्दी तक हैं। नहीं, कुछ तो वर्तमान तक है। अच्छा, सभी ज्यादातर वर्तमान तक है। जी, वर्तमान में क्या नाम वगैरह उनके क्या नाम का पूरा विवरण है, पूरे मतलब जब से आए हुए हैं और अभी तक जो पीढ़ियां हैं वो सबका विवरण इसमें है। और जरा इसमें से बताइए महत्वपूर्ण इस किताब में और क्या है, अगर कोई पढ़ना चाह रहा, रुचि लेना चाह रहा, तो और क्या क्या मिलेगा? देखिए, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसे नैमिषारण्य के बारे में, मिश्रिक के बारे में, जी, मछरेटा के बारे में, बाबा मच्छिंद्र नाथ ने बसाया था मच्छिंद्र, दृष्टिकोण से रामकोट, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें। हरगांव जिसे महाराजा हरिश्चंद्र ने बसाया था। मच्छिंद्र नाथ के बारे में बता दें जरा, रोकेंगे। नाथ संप्रदाय के सबसे जो है सर्वमान्य माने जाते हैं गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, जो आज उसी नाथ संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ आते हैं। गोरख पीठ भी नाथ संप्रदाय का ही माना जाता है। और वो मच्छिंद्र नाथ जो मछरेटा आज जिसे आप कहते हैं, यहीं पर आकर मच्छिंद्र नाथ रुके थे। और बताते हैं पहले इसीलिए इसका नाम मछरेटा रख दिया गया, उन्हीं के नाम पर। और उन्हीं जहाँ पर वो रहते हैं आज वहाँ पर तमाम मांगलिक, तमाम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है और वहाँ जाकर लोग अपनी मनोकामना को भी
पूरा करते हैं। तो इसलिए भी सीतापुर बहुत महत्वपूर्ण है कि मच्छिंद्र नाथ आकर मछरेटा में रहे थे, उन्हीं के नाम से मछरेटा बसा। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। साहित्यिक या साहित्यकारों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यास जी से, नरोत्तम दास से लगा करके आधुनिक समय के जितने भी प्रमुख साहित्यकार हैं, चाहे वो गंधौली के हो, चाहे वो पैतेपुर के हो, चाहे वो अहमदाबाद के हो, चाहे वो बिस्वा के हों, उन सबका विवरण इस पुस्तक में है। तो देखिए कितने लोगों का और कौन कौन सी जानकारियां इस पुस्तक में हैं, ये इसमें उल्लेख किया गया हुआ है। और पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो यहाँ का बहुत ही मशहूर गांव बरगावा, और बरगावा जो जहाँ से दो बहनों की शादी नेपाल के नरेश से हुई थी, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं वो भी गौर वंशज के थे। तो सीतापुर का पूरा इतिहास आप इस पुस्तक में जान सकते हैं, और ख़ासकर जो गौर वंश है, गौर वंश के बारे में पूरी वंशावली को आप इसमें खंगाल सकते हैं। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, केवल सीतापुर का तो विवरण इस पुस्तक में इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि क्योंकि हम लोग गौर क्षत्रिय हैं। हमारे जो गौरवंशी क्षत्रिय है वो मध्य प्रदेश में, बंगाल में आजकल जो पाल और सेन उनकी शाखाएं हैं, ये गौड़वंश की शाखाएं हैं। अच्छा। इस पुस्तक में उल्लेख भी है 15वीं शताब्दी में रविन्द्रनाथ टैगोर के समकालीन रविन्द्रनाथ टैगोर के समकालीन अक्षय कुमार मैत्री जी, अच्छा, उन्होंने गौड़ कथा नामक एक पुस्तक लिखी थी, और ये पुरातत्व विभाग से उन्होंने कुछ कलेक्शन किया था। उन्हीं के आधार पे मैं ये कहने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ जी कि पाल और सेन वंश गौड़ वंश की शाखाएं या खापे जिसे आप कहते हैं वो है। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में, असम में, कश्मीर में बरगावा स्टेट के राजा दिल्लीपत सिंह के संबंध कश्मीर के राजा प्रताप सिंह से बहुत अच्छे थे। इसमें उल्लेख भी मैंने किया है। तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत में और मध्य भारत में जी, पूरे राजस्थान से लगा करके गौड़ वंश के सभी क्षत्रिय आज भी विद्यमान है, आज भी निवास करते हैं। राजस्थान में वैद्यराज ने जी, उल्लेख है इसमें पुस्तक के अंतर्गत, उन्होंने एक स्तंभ बनवाया था, उस पर एक श्लोक लिखवाया था, उसका भी उल्लेख इस पुस्तक में है। जहाँ तक गौड़ क्षत्रियों के बारे में है तो जैसे अभी आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने आपको बता ही दिया है, तो मैं बहुत अधिक कुछ न कह करके बस एक और दृष्टांत जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओरछा में जो राम राजा मंदिर है जी, ओरछा के राजा की महारानी अयोध्या से रामचंद्र जी का सिंहासन लेकर के आई थी, और इसीलिए उसे राम मंदिर या राम राजा मंदिर के नाम से कहा जाता है। हनुमान जी आज भी वहाँ पहरेदारी करते हैं, ऐसा माना जाता है। हमारे मुमताजपुर के हमारे वंशज सजातीय बंधु कर्नल आरबी सिंह मिलिट्री में रहे हैं जी। पुस्तक में भूमिका भी उनके द्वारा लिखी गई है। वो पूरे भारत का भ्रमण किया और उन्होंने मेरी पुस्तक लिखने में सहायता भी की है, काफ़ी विवरण भी दिया है। मैं उनका भी आभारी हूँ। और जितने भी प्रकाशक, संपादक
जिन जिनसे मैंने लिया है मैंने संकलन करने का प्रयास किया है। हो सकता है पुस्तक आप सभी को रुचिकर लगे, मेरी यही धारणा है और मेरा विश्वास भी है। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं लगातार सीतापुर के बारे में जो पुस्तक लिखी गई, गौर वंश के बारे में जो पुस्तक लिखी गई, इस पुस्तक में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की एक इकाई जनपद खीरी, ये पुस्तक लिखी है। महाराणा और उनका युग, एक ये पुस्तक लिखी है। तो कुल मिलाकर आप इस तरीके की पुस्तकों को लिख रहे हैं लगातार इस उम्र में भी। और आपको बता दें, अभी ये हमने आपको संक्षेप में दिया है। एक एक कर हम आपको जो भी तालुकेदार होते थे, जो उनके गांव होते थे, उनके बारे में भी जो पुस्तक में पूरा विवरण दिया है, इसे हम खंडवार आपके लिए आने वाले समय में दिखाने का, प्रकाशित करने का काम करेंगे। उस गांव के बारे में बताने का प्रयास करेंगे जहां गौर वंश के लोग आज भी रहते हैं। उनके बारे में चूंकि पुस्तक में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसको हम आगे चलकर आपको खंड वाइज करते हुए आपको दिखाएंगे। बशर्ते आपसे मेरा एक अनुरोध जरूर रहेगा कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। और कैसी लगी पुस्तक, इस पर आप अपने कमेंट के जरिए टिप्पणी ज़रूर करिएगा। फिलहाल डॉक्टर रामपाल सिंह गौर जी, जो लखीमपुर से चलकर सीतापुर आए, आई इंडिया से उन्होंने बहुत सारी जानकारियां साझा की। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।